तुषार छवि के पास आकर बोला, कल शाम को गांव वाले छोटा सा जश्न रखेंगे तुम्हारे आने की खुशी में। अब आज से ही मेरी आदर्श बीवी होने का नाटक शुरू कर दो। जो रायता तुमने फैलाया है उसे तुम ही समेटो। छवि हकलाते हुए बोली, अच्छी बीवी से क्या मतलब है आपका? वह कंधे उचकाकर बोला, पास खड़े होना, हंस हंस कर बातें करना, और क्या। अब शहर में इतने समय बाद मियाँ बीवी मिलते होंगे तो किस भी करते होंगे, तो तुम वह भी कर सकती हो। वह कठोर आवाज़ में बोली, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। उसके चेहरे के एकदम करीब आकर तुषार बोला, और अगर मैं किस करूं, अपने पति होने का हक मांगूं सबके सामने, तो कैसे रोकोगी? और वो एकदम से पलट कर चला गया। उसकी बात और उसकी इतनी निकटता वह पसीना पसीना हो गई। गांव देखने का उसका सारा मूड चौपट हो गया। तभी सामने से मुरारी लाल आता दिखाई दिया। वह बोला, क्या हुआ मैडम जी, गांव देखने निकली हैं क्या? चलिए हम दिखाते हैं। और वह उसे वहाँ एक मंदिर ले गया। उसके पीछे बना छोटा सा झरना दिखाया। वह प्राकृतिक सौंदर्य देख मंत्रमुग्ध रह गई। तुषार के व्यवहार को भी भूल चुकी थी। मुरारी लाल बोला, मैडम जी आपको क्या लगता है, तुषार बाबू कुछ बताएंगे? वह एक लंबी सांस लेते हुए बोली, नहीं, बहुत जिद्दी हैं, कुछ नहीं बताएंगे। नदी में से पानी उतरते ही हम वापस चले जाएंगे। वह बोला, रात का खाना हमारे रिश्तेदार के यहाँ खा लो मैडम जी, तुषार बाबू तो कुछ खिलाने वाले नहीं हैं। वह मान गई। उसकी झोपड़ी में रहकर वह उसे वैसे ही परेशान कर रही है, खाने की उम्मीद कैसे करेगी। खाना खाकर वह तुषार के पास पहुंची तो तुषार बोला, बड़ी देर लगा दी, खाना बना रखा है, खा लो। वह बोली, मैंने खा लिया है। उसका चेहरा तन गया। मैंने तुम्हारे लिए खाना बना रखा है और तुम? बजूलाकर बोली, मैं आपके सामने कम से कम पढ़ना चाहती हूँ और बोझ बिल्कुल नहीं बनना चाहती हूँ, और आपकी तरह एक मासूम मेमने को नहीं खा सकती। उसने कंधे उचकाकर कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी दूसरे कमरे से वह छोटा सा मेमना मेमे करता हुआ आ गया। छवि ने आश्चर्य से देखा, फिर लपक कर उसे अपनी गोद में ले लिया। उसका बड़ा मन था एक छोटा सा पिल्ला हो उसके पास। तुषार बोला, मैं कभी कभी नॉन वेज खा लेता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि इस मासूम मेमने को पकाकर खा जाऊंगा। तुम वैसे शहर में क्या करती हो? वह उसकी तरफ देखते हुए बोली, अपने बारे में बताना नहीं चाहते, लेकिन मेरे बारे में जानना चाहते हो? वह बोला, नहीं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। आखिर पैसे और प्रमोशन के लिए तुम इतनी दूर जान जोखिम में डाल कर आई हो। क्या पैसा और उन्नति इतनी ज़रूरी है तुम्हारे लिए? और तुम्हारे घर वालों को भी परवाह नहीं है, तुम्हें अकेले भेज दिया। छवि ने उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, जिस बारे में आप कुछ जानते नहीं, आपको बोलने का कोई हक नहीं। और मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी में ताका झांकी करने का अधिकार किसने दिया आपको? वह टेढ़ी मुस्कान के साथ बोला, जिसने तुम्हें दिया मेरे जीवन में ताक झांक करने का। और वह उठकर चला गया। छवि निराश मेमने को गोद में दबोचे लेट गई। अगले दिन उसकी आंख खुली तो तुषार कहीं नजर नहीं आया। एक बार को उसका मन हुआ दूसरे कमरे में रखे उसके सामान को टटोल कर देख ले, शायद तुषार के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। उसे स्वयं समझ नहीं आ रहा था कि उसे तुषार के बारे में जानने की इतनी उत्सुकता क्यों है। जब वह निर्णय ले चुकी है उसके बारे में नकुल वर्मा से कुछ बात नहीं करेगी। तभी मुरारी लाल आ गया। पहले दिन की तरह कुछ फल लाया था। उन्हें खाकर नहा धोकर मुरारी लाल के साथ निकल गई। मुरारी लाल उसे एक बड़े से हॉल में ले गया जहां औरतें सामूहिक रूप से कुछ सामान बना रही थीं। वह बोला, यह औरतों का छोटा सा प्रयास है। कोई पापड़ मंगोड़ी बनाती हैं तो कोई कढ़ाई करती हैं। कुछ औरतें जो टोकरी बना रही हैं। छवि उनके पास बैठकर सीखने की कोशिश करने लगी। उसे अच्छा लग रहा था उन हंसती बोलती औरतों के बीच काम करने में। कितना कुछ है दुनिया में जो सीखा जा सकता है। भाषा का अवरोध था, लेकिन शाम तक उन औरतों से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। प्रधान की बेटी सुमन की देखभाल में सब औरतें काम करती थीं। सुमन 4 बजे के करीब सेंटर पर आई। वह छवि को देखते ही बोली, ओहो, तो आप हैं तुषार बाबू की पत्नी। गांव में शोर मचा हुआ है इस बात का। अभी तक किसी को पता नहीं था कि वे शादीशुदा हैं। अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं। छवि को उसे हिंदी में बोलते सुन आश्चर्य हुआ। वह बोली, गनीमत है, यहाँ कोई तो हिंदी बोलना जानता है। मेरी बात कोई समझ ही नहीं पा रहा है। वह बोली, तुषार बाबू तो यहाँ की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं और बोलने लगे हैं।
आप बहुत भाग्यशाली हैं जो उनके जैसा पति मिला है। लेकिन समाज कल्याण के कारण अपने परिवार को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए आपको हक है उनसे खफा होने का। छवि झेंपते हुए बोली, नहीं नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, खफा क्या होना। वह बोली, ये तो है, देखिए ना, यह सेंटर भी उन्होंने जोर देकर खुलवाया है। अब औरतें अपना समय यहाँ हस्तकला का सामान बनाने में लगाती हैं, फिर हम सप्तगिरी के व्यापारियों को बेच आते हैं। औरतों की कुछ कमाई हो जाती है और हमारी कला भी जीवंत रहती है। छवि बोली, हाँ मैंने देखा है, यहाँ की कढ़ाई और चटाई बिल्कुल अलग है और बड़ी सुंदर है। सुमन बोली, हाँ बहुत सारा सामान बनाया हुआ है, जैसे ही मौसम ठीक होगा हम शहर लेकर जाएंगे। आप घर आकर देखो, एक कमरा खाली कर रखा है जिसमें सामान इकट्ठा करते रहते हैं। छवि बोली, अच्छा कहाँ रहती हैं आप। वह हंसते हुए बोली, हम प्रधान की बेटी सुमन हैं। आज रात हमारे बाबा ने आपके आने की खुशी में एक छोटी सी दावत रखी है। ज़्यादा कोई नहीं, 4-5 परिवार होंगे, सरपंच जी, बैंक मैनेजर, 2-3 साहूकार के परिवार। वैसे आपको हमारा गांव कैसा लगा। छवि बोली, बहुत सुंदर है, लोग भी बड़े प्यारे हैं। सुमन बोली, चलिए ये तो अच्छी बात है, आपको यहाँ रुक जाना चाहिए तुषार बाबू के पास, बहुत अकेलापन लगता होगा बेचारों को। तभी तुषार की आवाज़ सुनाई दी, सुमन जी, मेरे अकेलेपन की फिक्र मत करिए, मुझे समय ही कहाँ मिलता है। फिर पास के गांव के प्रधान मिले थे 2 महीने पहले, बुला रहे थे, कह रहे थे कुछ महीने हमारे गांव में भी आकर रह लो। अब मेरा कोई एक ठिकाना तो है नहीं, ऐसे में परिवार का साथ रहना नामुमकिन है। फिर छवि की तरफ मुड़ते हुए बोला, कहाँ थी, सुबह से मैं ढूंढ रहा था तुम्हें। चलो तैयार नहीं होना, शाम की पार्टी के लिए। छवि सुमन से बोली, चलिए फिर पार्टी में मिलते हैं। सुमन बोली, ज़रूर, लेकिन कल आपको हमारी औरतों द्वारा बनाया सामान देखना है, कुछ सुझाव देने पड़ेंगे, कैसे हम उन्हें और बेहतर आधुनिक बाजार की डिमांड के हिसाब से बनाएं। छवि ने हाँ में सिर हिला दिया। कोई उसके सुझावों को अहमियत देगा, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। रास्ते में तुषार गुस्से से बोला, तुम बाज नहीं आओगी, तुमने ढूंढ ही लिया ऐसा इंसान जिससे तुम बात कर सको और कुरेद सको। छवि झुंझलाकर बोली, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, अब मुझे आपके बारे में कुछ जानने की दिलचस्पी नहीं है। वहाँ जाते ही मैं कोई दूसरी नौकरी ढूंढ लूँगी। वैसे भी सुमन जी अभी अभी आई हैं और अपने सेंटर के बारे में बता रही थीं। मैं हंसते हुए बोला, मुझे मालूम है, उससे पहले वह मेरे साथ थीं। बच्चियों की पढ़ाई के लिए कैसे गांव वालों पर जोर डालें, हम इस बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। वैसे भी मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, अभी 6 महीने पहले ही गांव में रहने आई हैं। छवि आश्चर्य से बोली, लेकिन वे तो प्रधान की लड़की हैं, तो यहीं रहती होंगी। वह बोला, उनकी शादी सप्तगिरी के किसी व्यापारी से हुई थी। 10 साल शादी के बाद पिछले साल उनके पति की मृत्यु हो गई, कोई औलाद भी नहीं है। शहर में अकेलापन लगने लगा तो गांव आकर रहने लगी। औरतों के उत्थान के लिए काम करती हैं, शहर में अपना बिजनेस भी देखती हैं और यहाँ औरतें जो सामान बनाती हैं उन्हें बेचकर औरतों में मुनाफा बांट देती हैं। छवि को लगा तुषार के दिल में सुमन के लिए आदर भाव है, उसके बारे में बहुत गर्व से बता रहा था। छवि को लगा, क्या कभी कोई उसके बारे में इतनी गर्व से बात करेगा। वह दोनों तुषार की झोपड़ी में पहुंच गए थे। तुषार बोला, तैयार हो जाओ और कुछ ट्रेडिशनल पहन लेना। वह जीन्स टी शर्ट ही लाई थी, जो सलवार कुर्ता वह लाई थी वह पहन चुकी थी, वह गंदा पड़ा था। एक कुर्ती और लॉन्ग स्कर्ट भी थी उसके बैग में, उसने वही पहन ली और हल्का सा मेकअप किया। तुषार को जीन्स टी शर्ट में देखकर दंग रह गई, बहुत अच्छा लग रहा था। कपड़े पुराने थे लेकिन उस पर जच रहे थे। तुषार की आंखों में अपने लिए प्रशंसा देख तसल्ली हुई। वह बोला, चलें, और दोनों टहलते हुए प्रधान जी के घर की तरफ चल दिए। छवि के मन में विचार आया, अगर दोनों वैवाहिक होते तो इस समय इस तरह घूमना कितना रोमांटिक लगता। वह रास्ते भर कुछ नहीं बोला, शायद उसके साथ को महसूस कर रहा था। छवि को इस बात का आश्चर्य हो रहा था कि तुषार उससे कितना चिढ़ता है। फिर उसने गांव वालों को हकीकत बता उसका कहीं और रहने का इंतजाम क्यों नहीं किया। वह चाहता तो उससे पहले दिन ही पल्ला छुड़ा सकता था। प्रधान का घर पक्का था, छवि ने देखा था गांव में कई मकान पक्के थे। घर के आगे बने बगीचे में अच्छी रोशनी कर रखी थी,
और खुले में ही खाने पीने का इंतजाम था। उन दोनों के प्रवेश करते ही सब आगे बढ़कर उनके सामने खड़े हो गए। प्रधान हाथ जोड़कर बोला, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। और उसने एक एक कर सब लोगों के बारे में छवि को बताया। छवि को बड़ा अटपटा लग रहा था। सुमन बोली, अब अपने बारे में कुछ बताइए छवि जी। उसे समझ नहीं आया कि क्या बोले। एक औरत बोली, तुषार जी को इतने सालों से अकेला क्यों छोड़ रखा है? छवि को लगा यहाँ आने से पहले रास्ते में तुषार से बात कर लेनी चाहिए थी कि क्या बोलना है। जब सब मिलेंगे तो पूछेंगे ही शादी के बारे में। उसने तुषार की तरफ देखा। वह उसको देख रहा था और इंतजार कर रहा था कि वह क्या बोलेगी। वह बोली, कुछ पढ़ाई के कारण और मेरी दादी कुछ बीमार रहती हैं, उनकी देखभाल के लिए मुझे रुकना पड़ा। एक औरत बोली, दोनों ही दूसरों की सेवा में लगे रहते हैं, बहुत आदर्श जोड़ी है। कितने भाई बहन हैं और सब कुछ ना कुछ पूछते रहे। इधर उधर की बातें होती रहीं। छवि झूठ का आवरण ओढ़े ओढ़े थक गई थी। कितनी कहानियां गढ़ती, तुषार की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही थी। वह मौका देख उकताकर एक अंधेरे कोने में जाकर बैठ गई। लेकिन कुछ पल बाद ही उसे लगा कोई उड़ता हुआ बहुत करीब से उसके पास से गुजरा। वह घबरा गई और उसकी चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर सब दौड़े दौड़े उसके पास आए। सबसे आगे तुषार था। वह चिंतित स्वर में बोला, क्या हुआ? छवि रुआंसी सी बोली, कुछ उड़कर बिल्कुल सर पे से गुजरा था। सब दिल खोलकर हंसने लगे। फिर सरपंच बोला, अरे एक चमगादड़ से डर गई बहू रानी। तुषार उससे घूरते हुए बोला, यहाँ अंधेरे में आकर बैठने की क्या आवश्यकता थी? यहाँ तो कीट पतंगा सांप बिच्छू कुछ भी निकल सकता है। छवि घबराकर बोली, क्या? मुझे किसी ने बताया नहीं। सब इधर उधर हो गए तो तुषार बोला, झूठ बोलते बोलते थक गई तो अंधेरे में छुपने आ गई। फिर उसका रुआंसा चेहरा देख नरमी से बोला, चलो उधर चलकर बैठो, पानी पी लो। फिर एक कुर्सी पर उसे बिठा बहरे से पानी ले उसे पिलाया। वह बोला, मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। तभी सुमन उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुषार बाबू आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपकी चीख सुनते ही कैसे भागे और कितना घबरा गए थे। छवि उसकी तरफ आश्चर्य से देख रही थी। क्या सचमुच तुषार उसकी चिंता कर रहा था? सुमन आगे बोली, आप पता नहीं तुषार बाबू जैसे चाहने वाले पति को कैसे छोड़ इतनी दूर रह रही हैं। हम सोचते हैं हमारा उद्देश्य बहुत महान है और हम उसके पीछे भागते रहते हैं। कई बार बहुत देर हो जाती है जब अपने हमेशा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। फिर वह उद्देश्य वह कार्य निरर्थक लगने लगता है। वह समय फिर वापस नहीं आता, लेकिन सारी जिंदगी पश्चाताप रहता है मन में। काश वह समय साथ बिताया होता। सुमन शायद अपना अनुभव बता रही थी, लेकिन उसकी बात सुनकर छवि के दिल में एक ही बात घूम रही थी। उसको दादी को छोड़कर इतनी दूर नहीं आना चाहिए था। वह एक ऐसे उद्देश्य को पूरा करने निकली थी जो उसके बस का नहीं था। इससे अच्छा दादी के आखिरी समय उनके साथ रहती, उनका ध्यान रखती, उन्हें कम से कम तकलीफ होती। उसको खामोश और उदास देख सुमन बोली, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैंने जो महसूस किया ज़िंदगी में बता दिया। तुषार बाबू को वैसे इतना प्रेम है आपसे, फिर वह स्वयं कैसे यहाँ इतने समय से रह रहे हैं बिना आपके? छवि ने हाँ में सिर हिला दिया। वह सोच रही थी तुषार उसकी ज़िंदगी में है ही कहाँ। वह तो उसे किसी तरह बर्दाश्त कर रहा है। पता नहीं लोगों को जो नहीं होता वह भी कहाँ से दिख जाता है। तभी तुषार प्लेट लगाकर ले आया। सुमन मुस्कुराकर उठते हुए वहाँ से चली गई। छवि चुपचाप खाना खाने लगी। तुषार कुछ कहता, वह बस हाँ या ना में उत्तर दे रही थी। लौटते समय उसे बिल्कुल खामोश देख तुषार बोला, ऐसा क्या सोच रही हो? इतनी खामोश हो? चमगादड़ को लेकर अभी तक टेंशन में हो क्या? वह धीरे से बोली, ऐसी कोई बात नहीं। वह बोला, तो अपने मकसद में कामयाब नहीं हुई, इसलिए अब यहाँ से मन उठ गया होगा। अपना शहर याद आ रहा होगा। चिंता मत करो, पानी उतरने लगा है। परसों तुम सुबह सुबह निकल जाओगी। छवि को यह सुनकर बहुत राहत मिली। वह एकदम से तुषार की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा परसों जाना हो पाएगा? उसका चेहरा तन गया। वह बोला, तो मैंने सही कहा था, तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है, मजबूरी में रह रही हो। शहरी लोगों को गांव की बोरिंग जिंदगी कहाँ रास आती है। लेकिन छवि ने यह बात सुना ही नहीं। छवि को रात को सपने में अपनी दादी दिख रही थी। बार बार उसे पुकार रही थी। वह अपनी दादी से कह रही थी,
बस 2-3 दिन की बात है, फिर मैं आपके पास आ जाऊंगी। पूरी रात उसकी बेचैनी में कटी। लगा कहीं दादी तकलीफ में तो नहीं है। सुबह उसकी आंख लगी। जब उठी तो सर जा चुका था। वह तैयार होकर बैठी तो मुरारी लाल फल लेकर आ गया। छवि ने जब कहा, कल यहाँ से जा सकते हैं, पानी उतरना शुरू हो गया है। मुरारी लाल बोला, हाँ मैंने भी पता किया, कल चलेंगे। बनवारी को भी आज सचेत कर दूंगा। फिर बोला, मैडम जी मन नहीं कर रहा जाने का। रोजी रोटी के कारण जाना पड़ेगा, लेकिन इस बार गांव में अच्छा लगा, छोड़ने का मन नहीं कर रहा। छवि बोली, क्या कर सकते हैं, जिसका जहाँ का दाना पानी लिखा होता है उसे वहीं जाना पड़ता है। फिर वह प्रधान के घर की ओर निकल गई। सुमन उसका इंतजार कर रही थी। सुमन उसे सामान दिखाते हुए बोली, औरतें इतनी मेहनत करती हैं लेकिन उचित दाम नहीं मिलते। छवि बोली, सामान को बहुत सफाई और सुंदरता से बनाया है, फिर दाम क्यों नहीं मिलते हैं? सुमन बोली, कम ही बिकता है। छवि बोली, थोड़ा डिजाइन में चेंज करके देखना चाहिए। अब इतनी कढ़ाई वाला ऐसा बैग कॉलेज वाली लड़की नहीं लेंगी। अगर रैगजीन या जीन्स के बैग पर फिलय पर कढ़ाई करके बेचें तो लड़कियां जीन्स के साथ आराम से कैरी करेंगी। सुमन बोली, मुझे भी लग रहा है डिजाइन में बदलाव लाना चाहिए। सालों पुराने डिजाइन के कारण आधुनिक बाजार का हिस्सा नहीं बन पा रही है हमारी हस्तकला। बल्कि तुम यहाँ थोड़े दिन तो हो ही, अभी हमें कुछ आइडियाज़ दे सकती हो। वैसे मैं किसी डिजाइनर से बात करूँगी इस बार जब शहर जाऊँगी। छवि को लगा, वह यह काम कर सकती है, उसे करने में मज़ा भी आएगा, लेकिन अभी दादी के बारे में सोचना है। वह बोली, मैं कल चली जाऊँगी, दादी के पास मेरा होना ज़रूरी है। सुमन बोली, ओह चलो बहुत समय हो गया है, खाना खाते हैं। छवि ने मना भी किया लेकिन सुमन नहीं मानी। खाना खाने वे जिस कमरे में गए वहाँ फ़ोन देख छवि बोली, यह फ़ोन काम करता है क्या? सुमन हंसते हुए बोली, हाँ करता तो है, वैसे सिग्नल की परेशानी रहती है, कभी बात हो जाती है कभी नहीं। खाना खाते हुए बार बार छवि की नज़र फ़ोन की तरफ जा रही थी तो सुमन बोली, किसी से बात करनी है तो कर लो। खाना खाकर छवि ने फ़ोन अपने घर में लाया, दादी से बात करने के लिए। फ़ोन चाची ने उठाया। छवि की आवाज़ सुनते ही गुर्राने लगी। कहाँ हो तुम इतने दिनों से? कोई अता पता नहीं है, कोई फ़ोन कॉल नहीं। जवान लड़की न जाने कहाँ घूमती फिर रही है। हमें पता नहीं कल को ऊंच नीच हो गई तो दुनिया हमें सुनाने बैठ जाएगी। छवि टोकते हुए बोली, चाची मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, दादी कैसी हैं? चाची सुनते ही चीख मारकर रोईं और बोली, तुम दादी दादी करती थी, लेकिन जब करने का वक्त आया तो न जाने कहाँ गुलछर्रे उड़ाने चली गईं। तुम्हारे जाते ही सीढ़ी से ऐसी फिसली कि दोनों पैर की और रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहुत तड़पती रहीं, तुम्हें याद करती रहीं। कल उनका अंतकाल हो गया, वे नहीं रहीं अब हमारे बीच। छवि सुनकर सन्न रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? दादी नहीं रहीं, अब वो सचमुच अनाथ हो गई है। इस संसार में अब उसका कोई नहीं रहा। चाची न जाने और क्या बोलती रहीं, लेकिन छवि को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वह फ़ोन रख अपने आसपास के माहौल से अनभिज्ञ दरवाजे की ओर बढ़ती जा रही थी। सुमन उसका सफ़ेद पड़ता चेहरा देख घबरा गई। उसको आवाज़ देती रह गई, लेकिन छवि दरवाजे से तेज़ी से भागते हुए निकल गई। छवि को नहीं मालूम वह किधर भागे जा रही थी। वह बस लोगों से दूर एकांत में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी। ऐसे कैसे दादी चली गईं? उसके आने तक का इंतज़ार नहीं किया। कितनी तकलीफ़ में गईं और वह उनके पास नहीं थी। कुछ तो उनकी तकलीफ़ कम कर पाती। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और वह भागती जा रही थी। जब भागते भागते थक गई तो एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। सुमन की समझ नहीं आ रहा था कि वह छवि के पीछे भागे या तुषार को बुलाकर लाए। उसे तुषार को संदेश देना अधिक सही लगा। वह तुषार की झोपड़ी की ओर भागी। पता नहीं इस समय वह कहाँ होगा। रास्ते में उसे बनवारी मिला। वह भी तुषार को ढूंढने निकल गया। जब तुषार मिला तो सुमन बोली, पता नहीं छवि ने फ़ोन पर ऐसा क्या सुना। उसके आंसू बहने लगे, चेहरा सफ़ेद पड़ गया और वह भागते हुए जंगल की तरफ चली गई। तुषार तुरंत अपने हाथ का काम छोड़ सुमन की बताई हुई दिशा की ओर भागा। आसपास जो गांव वाले खड़े थे वे भी तुषार के साथ छवि को ढूंढने निकल पड़े। घने जंगल में कहाँ ढूंढें समझ नहीं आ रहा था, इसलिए सब बिखर गए। थोड़ी देर तक कोई सुराग नहीं मिला छवि का। सबको चिंता होने लगी।
तभी छवि की चीख सुनकर तुषार चौकन्ना हो गया। वह और उसके साथ चल रहे 2-3 गांव वाले तुरंत आवाज़ की दिशा की ओर भागे। सामने का दृश्य देख वे सब सकते में आ गए। छवि के सामने जंगली भालू खड़ा था। उसने अपने आगे के दोनों पंजे छवि के कंधे पर रख रखे थे। छवि की चीख उसके निकट आने से पहले निकल गई होगी। अब तो भालू उसके इतने निकट होने के कारण वह जड़ हो गई थी। चीख मारने लायक स्थिति में नहीं थी। तुषार और उसके साथी छवि की ओर लपके। भालू दोनों को अपनी ओर आते देख छवि पर झपटा। उसके दोनों कंधों में अपने नाखून गड़ा दिए। तुषार और उसके साथियों ने तेजी से उसको डंडे मारना शुरू किया। भालू भाग गया। तुषार खून से लथपथ छवि को लेकर अस्पताल भागा। छवि को जब होश आया तो वह तुषार की झोपड़ी में थी। उसको बहुत दर्द महसूस हो रहा था। वह तख्त पर लेटी थी और तुषार पास में पड़ी कुर्सी पर बैठा था। उसको हिलता देखकर तुरंत उसके पास तख्त पर बैठते हुए बोला, कैसी हो तुम? वह दर्द से कराते हुए बोली, बहुत दर्द है। कितनी लगी है? तुषार के चेहरे पर चिंता थी। वह कोमलता से बोला, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया भालू। तुम्हारे कंधे पर उसके नाखूनों से खरोंच आई है, थोड़ी पीठ पर, और उल्टा हाथ थोड़ा जख्मी है। तुम अंधाधुंध जंगल की तरफ क्यों ऐसे भागी? तुम्हें पता नहीं जंगल में जंगली जानवर रहते हैं, कभी कभी गांव में आकर बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। बेहोशी में भी तुम दादी दादी कह रही थी, क्या हुआ? दादी का नाम सुनते ही वह फिर सुबकने लगी। तुषार को लगा दर्द के कारण वह रो रही है। तुरंत पानी और एक पेन किलर लेकर आया और उसे कुछ बिस्कुट खाने को दिए, लेकिन वह रोती रही। तुषार परेशान सा बोला, थोड़ा दर्द तो होगा ही, दवा ले लो, कुछ राहत मिल जाएगी, फिर दादी के पास चली जाना। वह रोते हुए बोली, दादी नहीं रहीं, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही चल बसी। अब तुषार को मामला समझ आया। वह उसे अपनी बाहों में भर उसका सिर अपने कंधे पर टिका बहुत देर तक बैठा रहा। जब वह रोते रोते थक गई तो उसे सुलाकर बाहर चला गया। उसे फिक्र हो रही थी कि कहीं छवि को बुखार ना हो जाए। 3-4 दिन तक छवि की तबीयत बहुत खराब रही। वह बुखार और दर्द से तड़पती रही, लेकिन जब भी उसकी आँख खुलती कोई ना कोई उसके पास होता। कभी सुमन तो कभी मुरारी लाल, लेकिन सारी रात और अधिकतर दिन में भी तुषार उसके पास होता। चौथा दिन था, बुखार कुछ कम था। वह सूप पीते हुए मुरारी लाल से बोली, मुरारी भैया आप गए नहीं, आप चले जाओ, आपकी नौकरी चली जाएगी। मैं जब ठीक हो जाऊंगी तब अपने आप आ जाऊंगी। मुरारी बोला, अब हमारा मन नहीं है वापस जाने का। तुषार बाबू हमारी लोन लेने में मदद करेंगे। हम अपने गांव जाकर छोटा सा कारखाना खोल लेंगे। अपने भाई को भी उसमें लगाएंगे। 2 भाई खेती करते रहेंगे। वह बोली, और आपके बीवी बच्चे? वह शर्माते हुए बोला, शहर की आपाधापी में समय नहीं मिला घर बसाने का। फिर जो कमाते थे वहाँ का भाड़ा और खर्चों में जो बचता बाबूजी को भेज देते थे। कुछ बचता ही नहीं था तो घर कैसे बसाते। फिर शर्माते हुए बोला, हमें यहाँ एक लड़की पसंद आ गई है, हम अपना काम शुरू कर उससे शादी कर लेंगे। छवि हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बनवारी गया कि नहीं? मुरारी लाल बोला, हाँ बनवारी चला गया। आपसे मिलने आया था लेकिन आप गहरी नींद में थीं। छवि ने हाँ में सिर हिलाया और लेट गई। उसे बहुत कमजोरी थी अभी भी। उसकी आंखें तुषार को ढूंढ रही थीं, लेकिन शीघ्र ही वह सो गई। तुषार ने खाना खिलाने के लिए उसे उठाया। खाना अच्छा बना था। टेबल पर खाद्य सामग्री देख वह समझ गई कि तुषार ने खाना बनाया है। हर काम पूरी शिद्दत से करता था। भालू से भी उसे बिना डरे बचाया। वह जो भी काम करता है उसमें सफल हो जाता है। तभी गांव में ऐसे रहता है जैसे यहीं पैदा हुआ हो। लेकिन शहर में कुछ तो ऐसा हुआ होगा तो सब छोड़कर यहाँ आ गया। कार्य या प्रेम में असफल हुआ होगा। 30-32 से अधिक का नहीं लगता। प्रेम में धोखा मिला होगा, शायद इसीलिए इतना कठोर है। कौन होगी जिसे इतना चाहता होगा कि सब कुछ छोड़कर ऐसे जीने लगा। उसे रोना आ गया। अभी भी बहुत कमजोरी थी उसके शरीर में। वह बोला, रोने की कोई बात नहीं है, बहुत बच गई, जल्दी ठीक हो जाओगी। वह बोली, मुझे अस्पताल में शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? वह बोला, गांव में तो ऐसा कोई अस्पताल है नहीं। तुम लकी हो उस दिन कि डॉक्टर मिल गए। वे भी बाढ़ के कारण यहाँ फंस गए थे। वैसे हफ्ते में एक बार आते हैं। नाव में शहर नहीं ले जा सकते थे।
अगर सड़क खुली होती तो यहाँ पट्टी करवाने प्रधान जी की गाड़ी में ले जाते। छवि ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरे कारण आपकी इतनी परेशानी बढ़ गई है, आप पर बोझ बन गई हूँ। वह भावहीन स्वर में बोला, इन बातों का अब कोई फायदा नहीं। तुम्हें इस तरह के मिशन पर निकलना ही नहीं चाहिए था जब तुम्हें खतरों के बारे में कोई आइडिया ही नहीं था। उसने स्वीकार करते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, आप मुझसे बहुत नाराज हैं ना। वह अपने आप को कमज़ोर, असहाय और दोषी महसूस कर रही थी। तुषार की झोपड़ी में बिन बुलाए मेहमान की तरह रह रही थी और उस पर आश्रित हो गई थी। उसका कितना काम बढ़ गया था। वह झुंझलाकर बोला, अब नाराज़ होकर क्या मिलेगा? तुम्हारी नासमझी के कारण तुम्हें ही अधिक कष्ट उठाना पड़ रहा है। उसे लगा, ये आदमी कितना निष्ठुर है। अगर भालू ने उसे ख़त्म ही कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। इस संसार में किसी को उसकी ज़रूरत नहीं है, परवाह नहीं है। तुषार ये सब इंसानियत की खातिर कर रहा है। कोई भी होता वह अपना कर्तव्य समझ करता। फिर उसने उसका माथा छुआ और बोला, आज बुखार कुछ कम है। छवि ने कांपती आवाज़ में पूछा, मुझे और कितने दिन यहाँ रुकना पड़ेगा? तुषार ने कंधे झटकते हुए कहा, क्या कह सकते हैं, बुखार उतरने के बाद भी कमज़ोरी तो रहेगी ही। तुम्हारा दिल्ली तक का सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सप्तगिरी में किसी को जानती हो क्या? वहाँ कहाँ रहोगी? छवि ने उदासी भरी आवाज़ में कहा, तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा अभी। उसने लापरवाही से कहा, तुम्हारी गलती है। अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए इतनी महत्वाकांक्षा कि बिना सोचे समझे किसी भी काम का बीड़ा उठा लेना, यह बेवकूफ़ी है। वह बोली, आप मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं, मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ, महत्वाकांक्षी हूँ, फिर भी आपने मुझे बचाया। वह बोला, मेरे अंदर इंसानियत है, अपने सामने किसी इंसान को मरता नहीं देख सकता। जिस काम से आई थी वह तो नहीं हो पाया, न जाने कैसे उसके मुंह से निकल गया। कुछ हद तक हो गया है, यह तो समझ में आ गया कि आप वापस कभी नहीं आएंगे। उसकी आंखें पत्थर की तरह सख्त हो गईं। वह कठोर आवाज़ में बोला, मेरे बिना बोले मेरे बारे में कोई राय मत बनाना और मेरे बारे में झूठी बात मत फैलाना। मैं तुम्हें अभी भी जंगल में मारकर फेंक दूँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। तुषार के चेहरे पर क्रूरता देख छवि काँप गई। वह खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद संयत हो वह मुड़ा और उसको दवाई देते हुए बोला, यह खा लो और सो जाओ। वह चला गया। छवि सोच रही थी, क्या यहाँ आने से पहले उसकी पत्नी या मंगेतर थी जो इतनी महत्वाकांक्षी थी कि उसे औरतों को अपने करियर के बारे में ज़्यादा सोचने पर चिढ़ होती है। शायद अपनी नौकरी को अधिक महत्व देने के कारण उसके साथ गांव आने से इनकार कर दिया होगा। वह बेकार उसके बारे में अटकलें लगाती रहती है। उसके जाने के बाद तुषार ने एक बार भी पलटकर उसके बारे में सोचना नहीं है। अगले दिन जब वह उठी तो तुषार उसके तख्त के पास तरोताज़ा नहा धोकर खड़ा था। उसको उठा देख बोला, अब कैसा महसूस कर रही हो? उसकी आवाज़ में कठोरता और व्यवहार में झुंझलाहट नहीं थी। वह बोली, पहले से ठीक हूँ, लेकिन दर्द और कमज़ोरी अभी है। वह बोला, समय लगेगा। आज तुम्हारी पट्टी बदलनी पड़ेगी। वह बोली, डॉक्टर साहब आने वाले हैं क्या? तुषार बोला, वे शहर चले गए हैं, अगले हफ्ते आएंगे। ड्रेसिंग में बदल लूँगा। वह घबराकर बोली, कोई औरत नहीं है क्या? सुमन जी कर देती। वह बोला, सुमन शहर गई हैं अपने सेंटर के काम से। डॉक्टर के साथ अब तक मैंने ही तुम्हारी ड्रेसिंग बदली है। गांव में मैं ही डॉक्टर के ना होने पर सबको फर्स्ट एड देता हूँ। मैंने डॉक्टर से सीखा है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर गांव वालों की मदद हो सके। छवि सोच रही थी, ठीक है, यह हरफन मौला है, सब काम कर सकता है, लेकिन उसके सामने। तुषार बिना बोले उसकी पट्टियाँ खोलने लगा। छवि कुछ विरोध कर पाती या शर्माती कि अपने हाथ की हालत देख घबरा गई। सारी उम्र के लिए निशान तो नहीं पड़ जाएंगे। उसे परेशान देख तुषार बोला, चिंता मत करो, समय के साथ निशान चले जाएंगे। चोटें ज़्यादा थीं लेकिन गहरी कहीं नहीं थीं। ऊपर की खाली डैमेज कर पाया वह। तुषार उसके हाथ पर खून साफ कर पीठ की पट्टी खोलने लगा। छवि को बहुत शर्म आती जब तुषार का हाथ आगे आता पट्टी लपेटते हुए। उसका चेहरा लाल हो जाता और उसने आंखें बंद कर लीं। तुषार बोला, बहुत से काम ज़रूरी होते हैं, इसलिए किए जाते हैं। वह बोली, आपको लगता है शायद जो हुआ वह मेरे लिए सही था। तुषार अपना काम करते हुए बोला,
मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा किसी इंसान के साथ ऐसा हो। तुम्हारी पीठ पर अभी जख्म गहरा है, ठीक होने में समय लगेगा। पेट केवल लेटने की कोशिश किया करो। छवि अपने दोनों हाथ ज़्यादा नहीं उठा पाती है, लेकिन पैरों में चोट नहीं लगी थी, इसलिए झोपड़ी में इधर उधर बैठ जाती। अक्सर खिड़की के पास बैठ वह बाहर का नज़ारा देखती। सुबह शाम उसे आसमान निहारना, लोगों का आना जाना, बच्चों का खेलना बहुत भाता। तुषार उसके खाने का पूरा ध्यान रखता, और जब वह झोपड़ी में नहीं होता तो कोई ना कोई अवश्य होता। सुमन भी कई बार आ जाती। सुमन उससे अपने सेंटर के बारे में बात करती और कोई नया आइडिया, डिजाइन दिमाग में होता उसे बताती। छवि को उसे नए आइडिया देने में बड़ा आनंद आता, लेकिन उसे कई बार लगता सुमन की आंखों में उदासी है। एक दिन उसने पूछ लिया, तुषार जी बता रहे थे कि आपके पति नहीं रहे, बहुत अकेला महसूस करती होगी। वह नम आँखों से बोली, 10 साल रहा हमारा वैवाहिक जीवन, कभी खास बनी नहीं। बच्चा न होने का दोष सबके सामने मुझ पर मरते रहे, जबकि कमी उनमें थी। उनके घर वाले भी मुझे कोसते थे। तब कई बार सोचती थी भाग जाऊं, लेकिन आज लगता है जैसा भी था मेरा घर तो था, एक ठिकाना तो था जहां अधिकार के साथ रह रही थी। शादी के बाद माँ बाप का घर तो पराया हो जाता है। भाभी को कहाँ सुहाती हैं नंदे? छवि ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। नियति के आगे हम सब विवश हैं। सुमन छवि की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, लेकिन मेरी समझ नहीं आता तुम तुषार बाबू जैसे पति से दूर कैसे रह लेती हो। मैंने उनके जैसा धीर गंभीर, दृढ़ निश्चयी, बहादुर और मेहनती इंसान नहीं देखा। औरतों से कितनी इज्जत से बात करते हैं। जब से तुम्हें लगी है, रात दिन कैसे तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। वह बोली, हाँ, इनके जैसे इंसान बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सुमन बोली, अब तुम्हारी दादी नहीं रहीं, अब क्या तुम तुषार बाबू के पास रहने आ जाओगी? छवि ने सोचा नहीं था लोगों के दिमाग में ऐसा प्रश्न आएगा, लेकिन वह जवाब देने से बच गई। तुषार प्रवेश करते हुए बोला, यह लो तुम्हारे लिए भुट्टा लाया हूँ, तुम्हें बड़े पसंद है ना? उसे याद नहीं उसने कभी तुषार से कहा हो उसे भुट्टा पसंद है, लेकिन इस समय सुमन की सवालिया नज़रों से बचने के लिए उसने बड़े उत्साह से भुट्टे लिए। कुछ देर बाद सुमन चली गई। छवि ने तुषार की आंखों में आंखें डाल बहुत विनम्रता और आभार के साथ कहा, आपने मेरे लिए इतना किया, यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। वह भी बहुत देर तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर पलटकर बाहर चला गया। वह बहुत देर तक उसके बारे में सोचती रही। ऐसा क्या हुआ होगा तुषार के साथ जो सब छोड़कर यहाँ रहने आ गया। उसे अपनी संतुष्टि के लिए पता करना होगा। उसकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। शाम को उसे फल खिलाते हुए तुषार बोला, आज तो मैं झोपड़ी के बाहर एक चक्कर लगवा कर लाता हूँ। छवि खुश होते हुए बोली, हाँ ठीक रहेगा, बहुत समय हो गया यहाँ पर बंदी की तरह रहते हुए। वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अभी लग रहा है, लेकिन थोड़ी देर में ही बोलोगी मुझे वापस जाना है, लेटना है। छवि उठते हुए बोली, देखते हैं। लेकिन 10 मिनट चलने के बाद उसे वाकई चक्कर आने लगे। वह सहारा लेकर खड़ी हो गई। फिर तुषार उसे सहारा देकर वापस झोपड़ी की तरफ ले गया। तुषार की इतनी निकटता ने उसके शरीर में स्फूर्ति और उत्साहवर्धक तरंगें प्रवाहित कर दीं। उसने तुषार की तरफ देखा, उसे कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं, लेकिन वह तटस्थ भाव से चलता रहा। उसे लगा वही पागल है जो इतनी जल्दी लोगों के मोह में पड़ जाती है। हर किसी से लगाव हो जाता है, हर किसी से नहीं, तुषार से। न जाने क्या है उसमें, वह उसकी दीवानी होती जा रही थी। उसका स्पर्श और निकटता दिल के तार झंझना देते हैं। उसने अपने मन को समझाया, पहली बार किसी पुरुष के संपर्क में आई है, इसलिए ऐसा लगना लाजमी है। कोई और पुरुष होता तब भी शायद ऐसा ही महसूस करती। नहीं, तुषार में कुछ खास है। तुषार उसे पलंग पर बैठाते हुए बोला, तुम्हें अभी 1 हफ्ता और लगेगा सफ़र करने लायक होने में। इतने समय में कहीं तुम्हारी नौकरी न छूट जाए। जिस काम के लिए आई थी वह भी पूरा नहीं कर पाईं। वह धीरे से बोली, नौकरी तो छूट ही जाएगी, जिंदगी के बारे में नए सिरे से सोचना पड़ेगा। आपका भी इतना समय बर्बाद कर दिया। वह लापरवाही से बोला, शहर की आपाधापी से निकलने के बाद समय ही समय है। मेरे समय की तुम चिंता मत करो। खाली बैठी छवि के लिए समय काटना मुश्किल हो रहा था। वह जिसे झोपड़ी समझ रही थी, उसने ध्यान से देखा। चारों तरफ पक्की दीवार थी, छत खपरैल की थी। दोनों कमरों में बिजली का तार था, जिससे एक बल्ब जलता था।
गर्मी थोड़ी बढ़ गई तो तुषार टेबल फैन ले आया। रात को छवि वाले कमरे में बल्ब की रोशनी में कुछ पढ़ता रहता। छवि को किताबों की ओर ध्यान से देखते हुए बोला, तुम्हें पढ़ने का मन हो तो कुछ किताबें अंदर रखी हैं, ले लेना। छवि ने जब किताबें देखी दंग रह गई। एकदम नई प्रकाशित बेस्ट सेलर थीं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। उसने उनके बारे में सुन रखा था, लेकिन खरीद सके इतने पैसे नहीं होते थे उसके पास। तुषार के पास पैसा भी है और शहर भी आता जाता रहता है। किताब पढ़ते हुए समय का पता नहीं चलता था। चुपचाप दोनों एक ही कमरे में बैठे किताब पढ़ते रहते तो एक साथ का एहसास होता था। कभी कभी किताब की विषय वस्तु पर बात भी हो जाती। उसे महसूस हुआ तुषार उससे उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करने से बचता है। सोचता होगा कुछ पूछ लूँगा तो अपने बारे में भी बताना होगा। किताब पढ़ते हुए छवि को महसूस होता तुषार उसे निहार रहा है। वह सकपका जाती, लेकिन हिम्मत नहीं होती आंख उठाकर उसको देखे। फिर लगा उसे यूं ही वहम हो रहा होगा। कभी बच्चे आ जाते तुषार के पास कुछ टूटा फूटा सामान लेकर। तुषार या तो उसे ठीक कर देता या फिर उनके खेलने लायक बना देता। तुषार उनसे उनकी पढ़ाई के बारे में पूछता। एक बच्चा टीन के डिब्बे में रस्सी बांध घसीट रहा था और खुश हो रहा था। छवि उसे देख बोली, कितने खुश रहते हैं इतने कम में भी। हाँ छवि, वे मस्त हैं, इतने कम में भी, वह बोला। छवि बोली, आप खुश हैं यहाँ? वह धीरे से बोला, हाँ खुश हूँ, बहुत खुश। लेकिन उसका चेहरा तना हुआ था और उसकी मुट्ठी भिंची हुई। छवि को लगा वह अचानक पुरानी यादों के भंवर में फंस गया है। उसका अक्कड़पन और दम कुछ पल के लिए विलुप्त हो गया था। वह एक कमज़ोर इंसान नजर आ रहा था। खामोशी कुछ लंबी, तनावपूर्ण और अतरंग सी खिंच गई। वह उठा और बाहर चला गया, ये कहते हुए कि कुछ चाहिए हो तो आवाज़ लगा देना। बाद में तुषार बोला, तुम बाज नहीं आओगी मेरे जीवन को कुरेदने से? वह उसकी आंखों में आंख डाल बहुत गंभीरता से बोली, नहीं तुषार जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब स्थितियाँ बदल गई हैं। वह बोला, क्या बदला है? वह बोली, अब आपके मुझ पर इतना एहसान है कि मैं किसी भी परिस्थिति में ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो आपको नापसंद होगा, जिससे आपको तकलीफ़ हो। खामोशी पसर गई। एक गहरे तूफान के बाद ऐसा सन्नाटा जिसमें केवल छवि को अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी और तुषार के चेहरे पर संतुष्टि। शायद उसे राहत मिल गई थी यह सुनकर कि छवि ऐसा कुछ नहीं करेगी जो वह नहीं चाहता। छवि को लगा शायद अब वह उसे अलग नज़रों से देखने लगा। उसके दिल में खुशी की लहर फैल गई, लेकिन वे लहरें ज़्यादा हिलोरे नहीं ले पाईं। अगले दिन तुषार ने कहा, अब तुम जाने लायक हो गई हो, 1-2 दिन में जा सकती हो। सप्तगिरी में किसी को जानती हो क्या? आगे जाने से पहले वहाँ अस्पताल में अपना चेकअप करा लेना। सुनकर छवि को स्थिति की गंभीरता और भयानकता नजर आई। वह सप्तगिरी में किसी को नहीं जानती। कहाँ ठहरेगी? आगे जाने का कैसे इंतजाम करेगी? और दिल्ली जाकर भी क्या करेगी? नौकरी उसकी छूट गई होगी अब तक, और चाची उसे पता नहीं इतने दिनों बाद दादी के जाने के बाद साथ रहने देंगी कि नहीं। तुषार छवि के सफ़ेद पड़ते चेहरे को देख बोला, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सप्तगिरी में किसी को जानती नहीं हो क्या? छवि ने हल्के से सिरनामे हिला दिया। वह बोला, ठीक है मैं चलता हूँ, वहाँ एक डॉक्टर को जानता हूँ, तुम्हारा चेकअप कर लेंगे। छवि एकदम से बोली, नहीं नहीं, मैं आपका और समय बर्बाद नहीं कर सकती। वैसे भी आपके बहुत एहसान हो गए हैं मुझ पर। तुषार का सुझाव उसे ललचा रहा था। अकेले जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। नाव में नदी पार कैसे करेगी अकेले अनजान लोगों के साथ? लेकिन किसी आदमी का कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है? दूसरा, उसके मन में जो भाव तुषार के लिए थे, तुषार के दिल में ऐसी कोई प्रतिक्रिया नज़र नहीं आ रही थी। अब जितना उसके साथ रहेगी उतना उससे अलग होना मुश्किल हो जाएगा। उसके मन में उदासी बढ़ती जा रही थी। तुषार बोला, मेरे समय की चिंता मत करो, समय ही समय है मेरे पास, और इतना एहसान ले चुकी हो तो थोड़ा और सही। मुझे डॉक्टर के मुंह से सुनकर तसल्ली हो जाएगी कि मैंने ठीक इलाज किया है कि नहीं। फिर मुझे कुछ सामान भी लाना है, इसलिए अपने आप को इतना महत्व मत दो। मैं केवल तुम्हारे कारण नहीं जा रहा। छवि को कुछ राहत महसूस हुई। अकेले जाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। मैं बोली, बहुत सुंदर गांव है, मुझे याद आएंगे यहाँ के लोग। सबसे विदा लेते हुए दिल दुखेगा।
वह अचानक कुछ भावुकता भरे स्वर में बोला, गांव वाले भी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। उनको भी दुख होगा तुम्हारे जाने का। वह उसे अजीब तरीके से देख रहा था। छवि पूछना चाह रही थी कि आपको भी दुख होगा क्या मेरे जाने के बाद, या शांति मिलेगी कि आखिर मुझसे पीछा छुड़ा। सुमन अक्सर आ जाती थी, उसके जाने की खबर सुन बोली, तो तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया। तुम्हें डर नहीं लगता तुषार बाबू किसी और स्त्री के चक्कर में पड़ गए तो? तुषार उसका था ही नहीं, लेकिन किसी और के साथ कल्पना करने में ही वह सिहर गई, लेकिन साफ स्वर में बोली, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। जिस तरह से सुमन तुषार को देखती थी, उसे सुमन पर भरोसा नहीं था। फिर छवि के दिल में विचार आया, कहीं उसके पत्नी होने के झूठ ने उन दोनों के रिश्ते को विकसित होने से पहले ही ख़त्म तो नहीं कर दिया। अनजाने में ही सही, दोस्त तो उसको ही लगेगा। अगले दिन सबसे विदा लेते हुए छवि की आंखें भर आईं। बहुत लोग जिन्हें वह जानने लगी थी, उसे नदी तक छोड़ने आए। अपनी भाषा में जल्दी आना कह रहे थे। सुमन ने हाथ से बनी एक साड़ी उसे दी। किसी ने रास्ते के लिए फल, तो कोई पूरी बनाकर लाया था। सबका प्रेम देख छवि भावुक हो रही थी। उसे वहाँ अच्छा लगने लगा था। अगर तुषार ने अपने दिल में जगह दी होती, तो वह भी इन लोगों के जीवन का हिस्सा बन सकती थी। लेकिन मन में सांत्वना थी, कुछ दिन के लिए ही सही, तुषार का साथ उसे मिल रहा है। नाव में कई लोग थे और वह एक तरफ बैठी नदी की लहरों को देख रही थी। जहाँ दिशा मिल गई बह गई, लेकिन नदी को अपनी मंजिल ज्ञात होती है। वह तो अभी मंजिल को लेकर निश्चित नहीं थी। अपने विचारों में मगन उसने हाथ नदी में डाल दिया, ठंडी लहरों को महसूस करने के लिए। मौसम बहुत सुहाना था। उसके हाथ डालते ही उसकी दूसरी तरफ बैठे तुषार ने चिल्लाते हुए उसका हाथ पकड़कर पानी से बाहर निकाल दिया। उसे हतप्रभ देख वह बोला, नदी में कोई मगरमच्छ या मांसभक्षी मछली हुई तो? वह कांप गई। इस नदी में होती है क्या? वह बोला, कह नहीं सकते, पानी पता नहीं कहाँ से बहता हुआ आ रहा है। तुषार धीरे से बोला, तुम बिल्कुल अनुभवहीन हो जिंदगी के मामले में। तुम्हें एक प्रोटेक्टर की ज़रूरत है जो तुम्हें पल पल गाइड करे और तुम्हारा ध्यान रख सके। छवि का चेहरा लाल हो गया। हर बार वह उसके सामने नासमझ साबित हो जाती है। वह हंसते हुए बोला, इसमें एमरेस्ड होने की कोई बात नहीं है। पहली बात, घर के सुरक्षित वातावरण से निकली हो। समय और परिस्थितियाँ सब सिखा देती हैं। वैसे इतनी उदास क्यों हो? जाना अच्छा नहीं लग रहा है क्या? वह लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, हाँ मुझे अच्छा लगने लगा था। खुला वातावरण, सरल लोग और लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और उसको अपलक देखते हुए वो बोला, फिर वापस क्यों जा रही हो? वह धीरे से बोली, जाना तो पड़ेगा ही। तुषार एकदम खामोश हो गया, अपने ख्यालों में डूब गया, आसपास की हाल चाल से विमुख हो गया। अब छवि उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। लग रहा था जैसे मन में किसी विचार को लेकर वह परेशान है। वह कुछ निश्चय नहीं कर पा रहा था। चेहरे पर थकान और परेशानी थी। कहीं वही तो कारण नहीं उसकी इस स्थिति के लिए? इतने दिन में उसकी तीमारदारी में लगा था। चलने से पहले जब वह तैयार होकर आया, तो उसे शर्ट पैंट में देख दंग रह गई। अधिकतर तो वह धोती या बरमूडा में होता था और उसके ऊपर टी शर्ट या बनियान। वह क्यों उसकी तरफ इतना खिंचाव महसूस करती है, जबकि उसकी तरफ से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया उसे नहीं मिलती है? क्या यह प्रेम है या केवल आकर्षण है? इस समय वह दादी के जाने से अकेली और बीमारी के कारण कमज़ोर है। शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से संवेदनशील और असुरक्षित है। इसलिए कोई सहारा ढूंढ रही है। पता नहीं, कई बार अपने आप को समझाना मुश्किल हो जाता है। तुषार शहर में मिला होता तो शायद उनके रिश्ते में इतनी जटिलता नहीं होती और दोनों स्वाभाविक तरीके से एक दूसरे के करीब आ जाते। नाव में पास बैठे बैठे निकटता का एहसास हो रहा था। शायद और लोग बिल्कुल अनजान थे, बस तुषार ऐसा था जो जाना पहचाना था। अगर बात इतनी ही होती तो उसके लंबे बालों में उंगली फिराने का मन क्यों करता? उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और बार बार माथे पर आ रहे थे। उसने अपने जेब में से एक रबड़ बैंड निकाला और बाल बांध लिए। नाव से उतरकर वे बस अड्डे चले गए। छवि ने गांव वालों द्वारा दी गई पूड़ी निकाली और दोनों ने खा लिया। बस में बैठ छवि को नींद आ गई। थोड़ी थकान महसूस हो रही थी। तुषार के कंधे पर सर झुका वह पूरे रास्ते सोती रही।
सप्तगिरी पहुंचकर तुषार ने उसे झकझोर कर उठाया। बस अड्डे पर उतरकर तुषार बोला, यहाँ पास में ही एक होटल है, बहुत महंगा नहीं है, वहीं ठहरते हैं। छवि जो पैसे लाई थी अब तक खर्च नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी उसे घर की चिंता थी। जाने की टिकट भी करवानी थी। नकुल से उसे कुछ उम्मीद नहीं थी, नौकरी पर भी नहीं रखने वाला था। भविष्य बहुत अनिश्चित लग रहा था, इसलिए दिल में बेचैनी और चिंता लगी हुई थी। अपने अपने कमरे की चाबी लेते हुए तुषार बोला, 2 घंटे बाद यहीं लॉबी में मिलते हैं। अपनी चिंता में डूबी छवि ने हाँ कहा और अपने कमरे में चली गई। बाद में नहा धोकर कपड़े बदलते हुए सोच रही थी, क्यों मिलेंगे, अपने कमरे में ही खाना मंगाकर खा लेते हैं और सो जाते हैं। थोड़ी थकान लग रही थी, लेकिन वह फिर भी लॉबी में चली गई। एकदम तुषार को पहचान नहीं पाई। बाल कटवाकर थोड़ा अलग दिख रहा था। वह बोली, आप तो बिल्कुल बदल गए हैं, लेकिन यह बदलाव अच्छा लग रहा है आप पर। बोलकर वह झेप गई। तुषार पता नहीं क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन पैंट शर्ट और कटे बालों में वह अच्छा लग रहा था। तुषार हंसते हुए बोला, हाँ, शहर आते ही शहरी रंग में रंग जाना लाजमी है। तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। छवि ने घुटने से नीचे तक की फ्रॉक पहनी थी। इतने दिन टी शर्ट में देखने के बाद तुषार को भी उसमें कुछ फर्क लग रहा होगा। खाना खाते हुए वह बोला, मैंने डॉक्टर अग्रवाल से बात कर ली है। कल 10 बजे अस्पताल में तुम्हारा एक बार चेकअप कर लेंगे और आगे कौन सी दवा लेनी है लिख देंगे। फिर तुम जहाँ चाहे जा सकती हो, बल्कि लौटते वक्त तुम्हारे जाने की टिकट भी करवा लेंगे। इतना जायका लेकर वह खाना खा रही थी कि अचानक यह बात सुनकर उसे खाना बेस्वाद लगने लगा। तुषार उसे ध्यान से देख रहा था। बोला, क्या हुआ, जाने का मन नहीं है क्या? वह खामोश रही कुछ पल, फिर आंख उठाकर तुषार की तरफ देखा तो वह अभी भी प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देख रहा था। उसे बोलना पड़ा, पता नहीं, लेकिन बहुत खुशी नहीं है। वह बोला, गांव में जिंदगी इतनी आसान भी नहीं है। गर्मी, उमस, मक्खी मच्छर, बिजली का बहुत कम आना, कभी कभी समय काटना भी मुश्किल हो जाता है। छवि को लगा शायद अपना अनुभव बता रहा है। वह बोली, इतने दिनों में यह सब समझ गई हूँ। हर जगह के फायदे और नुकसान होते हैं। वह बोला, क्या हमेशा के लिए रहना चाहोगी? वह उसकी तरफ देखती रह गई। क्या यह प्रस्ताव है? लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। छवि ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। वह हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, समझ सकता हूँ, कम उम्र और अनुभवहीनता के कारण इतना बड़ा निर्णय लेना आसान नहीं है। वह रुआंसी होकर सोच रही थी, तुषार एक कदम आगे बढ़े, को सहारा दे तो शायद मैं कोई निर्णय ले पाऊँ। अगले दिन अस्पताल में तुषार छवि को लेकर डॉक्टर अग्रवाल के पास गया। पहले दोनों ने एक दूसरे के हाल चाल पूछे। फिर डॉक्टर बोला, तो ये छवि है जिसका मुझे चेकअप करना है। फिर डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, गांव में जितनी सुविधा थी उस हिसाब से बेस्ट ट्रीटमेंट मिल गया है। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ, जिससे घाव थोड़ा और जल्दी सूख जाएगा, और कुछ ताकत की दवाएं। रास्ते में दवा लेते हुए तुषार ने पूछा, टिकट प्लेन की लेनी है या ट्रेन की? वह बोली, ट्रेन से जाना ज़्यादा सही रहेगा। तुषार ने पूछा नहीं और छवि ने बताया नहीं। प्लेन की टिकट उसके लिए महंगी होगी। उसे जितना पैसा हो सके बचाना चाहिए। पता नहीं कितना समय बिना नौकरी के रहना पड़ेगा। तुषार ने टैक्सी का रुख रेलवे स्टेशन की ओर करवा लिया। बाढ़ के कारण पटरी क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए कुछ रेलगाड़ियां स्थगित कर दी गई थी। 1 हफ्ते बाद की टिकट मिल रही थी। तुषार ने कहा, 1 हफ्ते रुकना पड़ेगा अगर ट्रेन से जाना है, और अगर जल्दी है तो प्लेन की टिकट ले लो। छवि कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। 1 हफ्ता रुकती है तो होटल पर खर्च करना पड़ेगा, उतने में तो प्लेन से भी जा सकती है, लेकिन जल्दी जाकर भी क्या करेगी? चाचा चाची का सामना करना नहीं चाहती थी, शायद उनके पास रहने की अब उसमें हिम्मत नहीं थी। दादी के साथ अलग बात थी। उदास स्वर में बोली, ट्रेन से ही जाऊंगी। तुषार ने ट्रेन की टिकट ले छवि के हाथ में दे दी। खामोशी से दोनों बाहर आ गए। सामने एक रेस्टोरेंट देख तुषार बोला, चलो कुछ खा लेते हैं। आर्डर देकर दोनों चुपचाप बैठे थे। तुषार बोला, क्या हुआ छवि, जाने की जल्दी नहीं है? माता पिता इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे बारे में कुछ जानता नहीं।
छवि खामोश आंखें नीचे करे बैठी रही। तुषार ने कुछ पल बाद अपनी उंगली से उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, क्या हुआ? जवाब नहीं दिया मेरी बात का? छवि की आंखों में नमी थी। धीरे से बोली, मम्मी पापा बहुत पहले एक्सीडेंट में चले गए थे। एक दादी थी, अब बेबी नहीं रही। चाचा चाची बहुत पसंद नहीं करते। छवि ने तुषार की आंखों में पहली बार इतनी कोमलता देखी। अचानक तुषार ने आगे बढ़कर उसके माथे को चूम लिया। छवि की देह पिघल गई। क्या तुषार के मन में उसके लिए प्रेम पनपना शुरू हो गया है, या कहीं यह सहानुभूति तो नहीं? नहीं, उसे तुषार का प्रेम चाहिए, सहानुभूति नहीं। वेटर खाना ले आया और दोनों खाना खाने लगे। छवि ने कहा भी, लेकिन तुषार नहीं माना और बिल भरते हुए बोला, तो अब एक हफ्ता क्या करेंगी सप्तगिरी में? छवि बोली, वैसे तो होटल के कमरे में ही रहूंगी, बस आसपास कुछ देखने लायक होगा तो देख लूंगी। वह बोला, सप्तगिरी शहर में तो 2 मंदिर और एक बगीचा ही है पर्यटन के लायक, लेकिन शहर के बाहर कुछ स्थान जो हिस्टोरिकली बहुत फेमस हैं। छवि एकदम से बोल पड़ी, आप चलेंगे तो मैं चल सकती हूँ। फिर झेप कर चुप हो गई। कहीं वह यह ना समझे कि वह उंगली पकड़कर पोंछा पकड़ रही है। उसे झेपते देख वह हंसते हुए बोला, तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ घूमने चलूं? वह बोली, नहीं नहीं, आपको वापस जाना होगा। मेरे कारण वैसे भी आपका बहुत समय बर्बाद हो गया है। वह बोला, मैं सप्तगिरी बहुत बार आया हूँ, लेकिन कभी घूमा नहीं। चलो तुम्हें कंपनी देने के चक्कर में मैं भी घूम लूँगा और मुझे ब्रेक भी मिल जाएगा। दोनों उस दिन मंदिर घूमने निकल गए। उन मंदिरों की भव्यता देख छवि दंग रह गई। उसे कई बार लगा तुषार मंदिर कम उसे अधिक निहार रहा है। उसे तुषार के साथ घूमने में बहुत आनंद आ रहा था। कई बार मन में यह भाव आया, अगर तुषार चाहे तो यह साथ हमेशा के लिए मुमकिन हो सकता है। लेकिन उसे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। शायद जो वह चाहती उसे नहीं मिलता। उसके बाद शाम को वे दोनों बगीचा भी घूमने चले गए। खूबसूरत फूलों और हरियाली के बीच घूमने में बहुत आनंद आ रहा था। रंग बिरंगी रोशनी के झरने और फव्वारे देख उसे अपना बचपन याद आ गया। अपने माता पिता के साथ कितना घूमने जाती थी। उसे खोया देख तुषार उसका हाथ खींचते हुए उसे आगे ले गया। उसे लग रहा था तुषार को भी उसका साथ अच्छा लग रहा है। फिर क्यों तुषार पहल नहीं कर रहा है? शायद उसे एक परिपक्व स्त्री चाहिए जो उसकी समस्याओं को समझ सके, जो इतनी समझदार हो, उसकी मानसिक परेशानी में उसे संबल दे सके। वह उसे बार बार अनुभवहीन कहता रहता है। सुमन उसके लिए बेहतर साथी साबित हो सकती है। हो सकता है उसके आने से पहले तुषार और सुमन के मन में ऐसा कुछ चल भी रहा हो, लेकिन उसके पत्नी होने की झूठी अफवाह ने उन दोनों की बढ़ती नज़दीकियों में अवरोध पैदा कर दिया हो। लेकिन ऐसा होता तो तुषार शुरू में ही सबके सामने इनकार कर सकता था। छवि उसकी पत्नी नहीं है और वह इस सच से इनकार नहीं कर पाती। लौटते वक्त वही चाट पकौड़ी खाकर दोनों होटल की ओर चल दिए। रास्ते में तुषार बोला, बहुत सुंदर था यह बाग। कई लोगों से तारीफ सुनी थी, लेकिन मन नहीं हुआ कभी आने का। कल हम सप्तगिरी से 2 घंटे की दूरी पर सप्तेश्वर है, वहाँ चलेंगे। बहुत प्राचीन मंदिर के कारण जाना जाता है, लेकिन वहाँ एक सुंदर झरना भी है। सुबह 5 बजे चलेंगे तो सुबह की सामूहिक पूजा में सम्मिलित हो पाएंगे। छवि ने कहा, ठीक है। अगले दिन ठीक समय पर तुषार और छवि मंदिर के लिए टैक्सी से निकल गए। पूजा पाठ करके मंदिर से निकले तो टैक्सी स्टैंड तक दुकानें ही दुकानें थीं। वहीं चाय नाश्ता कर दोनों दुकानें देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। छवि की नज़रें गुलाबी रंग की लहरिया साड़ी पर टिक गईं और वह काफ़ी देर तक उसे निहारती रही। उसके साथ सिला सिलाया गोटा पट्टी के काम का ब्लाउज भी था। तुषार आगे बढ़ते हुए रुक गया और उसे साड़ी को देखते हुए बोला, सुंदर है? वह चौंकते हुए बोली, हाँ अच्छी है। फिर आगे बढ़ गई। तुषार ने उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, साड़ी पसंद आ रही है तो ले लो छवि। वह बोली, नहीं नहीं, मैं साड़ी कहाँ पहनती हूँ, करूँगी क्या, चलो चलते हैं। वह देख चुकी थी, 2000 की साड़ी थी। इतनी महंगी साड़ी लेकर उसे क्या करना था? इस समय तो एक एक पैसा बचाना है। घूमने फिरने के पैसे भी तुषार के साथ आधे आधे कर लेगी। लेकिन तुषार ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और खींचता हुआ दुकान पर ले गया। छवि के बहुत मना करने पर भी वह साड़ी तुषार ने उसे दिलवा दी।
छवि की यह बात सुनकर कि वह साड़ी नहीं पहनती, दुकानदार बोला, फिर तो मैडम के पास पेटीकोट भी नहीं होगा, एक डाल देता हूँ। छवि को तुषार से तोहफा लेना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके आगे उसकी एक न चली। दोनों नदी पर नौका विहार करने चले गए। नौका में बैठकर झरने के पास से होते हुए आए। नदी तट की चहल पहल आनंदित कर रही थी। वहीं खाना खाकर दोनों टैक्सी में बैठ गए लौटने के लिए, लेकिन होटल से आधा किलोमीटर पहले टैक्सी का एक टायर पंचर हो गया। ड्राइवर शर्मिंदा होते हुए बोला, मैं दूसरी टैक्सी बुला देता हूँ आपके लिए। लेकिन तुषार बोला, कोई बात नहीं, होटल पास ही है, हम पैदल चले जाएंगे। पैदल चलते हुए सड़क के दोनों ओर बने मकान छवि बड़े ध्यान से देख रही थी। एक या दो मंजिले मकान और उसके आगे छोटी सी बगिया। किसी किसी घर की बगिया में छोटा सा झूला भी पड़ा था। दिल्ली में तो जहाँ नजर आती बहुमंजिला इमारत, भीड़, लोगों की आपाधापी, शोर, प्रदूषण, बस यही जिंदगी थी। सप्तगिरी एक छोटा शहर था। छवि के मन में विचार आ रहा था, यहाँ रहना कितना अच्छा लगेगा। एक छोटा सा घर हो, वह अपने बगीचे में बस फूल ही फूल उगाएगी। तुषार उसे ध्यान से देख रहा था। बोला, लगता है ये मकान तुम्हें अच्छे लग रहे हैं। वह बोली, हाँ बहुत सुंदर हैं। घर के बाहर इतने फूल लगे हों तो कितनी अच्छी फीलिंग आती होगी। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम यहाँ ऐसे मकान में रहना पसंद करोगी? वह खोई खोई सी बोली, हाँ खुशी खुशी रह सकती हूँ, छोटा सा बगीचा लगाऊंगी। क्या छवि को तुषार का साथ मिल पाएगा या नहीं, जानने के लिए देखिए कहानी का अगला हिस्सा।